जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को 3 बजे सुबह लाड़काना में पैदा हुए और 4 अप्रैल 1979 को इन्हें सुबह सादिक से भी बहुत पहले डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने साजिश करके मरवाया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बावजूद भी इनकी गर्दन पर कोई निशान क्यों न था? फांसी से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या क्या ऑफर्स दी गई थी? यह है मौजू आज की वीडियो का। नंबर 1। दोस्तों, नवंबर 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे तो इन पर एक सियासी मुखालिफ के वालिद को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ। भुट्टो साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उस वक्त ये मुकदमा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगा तो ये मुकदमा दोबारा ओपन किया गया और इसी मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। नंबर 2। दोस्तों, कर्नल रफ़ीउद्दीन जो भुट्टो साहब की डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो बताते हैं कि भुट्टो साहब ने दौरान कैदी ने कहा कि कर्नल, मेरे साथ ये क्या ड्रामा खेला जा रहा है। कर्नल रफ़ीउद्दीन के मुताबिक भुट्टो साहब को लगता था कि इनके सियासी सफ़र को ख़त्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि सरकार भुट्टो साहब को फांसी देने के इंतजाम कर चुकी थी, लेकिन भुट्टो साहब के ख्याल में ये सब इंतजाम इनके सियासी सफ़र को ख़त्म करने के लिए थे। नंबर 3। दोस्तों, भुट्टो साहब की फांसी से कबल ये बात काफ़ी अरसे तक ज़ेर बहस रही कि भुट्टो साहब को जिला वतन कर दिया जाएगा। उस वक्त के अखबारात में भी भुट्टो साहब के ऐसे बयान मौजूद थे जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुझे कोई भी जिला वतन नहीं कर सकता। मैं ऐसी मिट्टी की पैदाइश हूँ और इसी में दफन होना पसंद करूँगा। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट आमिर मीर बताते हैं कि भुट्टो साहब को जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से एक ऑफ़र दी गई थी, या तो वो डील कर लें, नहीं तो इनको फांसी दे दी जाएगी, और भुट्टो साहब ने डील नहीं की, इसीलिए उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने इनसे कहा कि ये कौम इस काबिल नहीं कि इन्हें एक बहादुर लीडर मिले, और मेरे मरने के बाद लोगों को बताना कि बुज़दिल कौम के बहादुर लीडरों का यही हाल होता है। बेनज़ीर अपनी किताब में लिखती हैं कि वो 3 अप्रैल 1979 को साला के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में मुकीम थी। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि इन्हें भुट्टो साहब की फांसी की खबर देने छोटा जेलर खुद आया। रावलपिंडी जेल के छोटे जेलर ने बेनज़ीर भुट्टो को इनके वालिद की अंगूठी, टिफ़न बॉक्स और कपड़े भी दिए। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि इनके वालिद के कपड़ों से अभी तक इतर की खुशबू आ रही थी। नंबर 6। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉक्टर मशरिक में लिखती हैं कि इन्हें 3 अप्रैल 1979 को सख्त पैरे में ले जाया गया। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि भुट्टो साहब ने इनसे आखिरी मुलाकात में कुछ ऐसे अल्फाज कहे, आज शब मैं गम दुनिया से आज़ाद हो जाऊँ, मैं अपने वालिदा और वालिद के पास चला जाऊँ, मैं लाड़काना में अपने जदाद की ज़मीनों की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं ज़मीन का, इसकी खुशबू का और इसकी फ़िज़ाओं का हिस्सा बन जाऊँ। नंबर 7। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने भुट्टो साहब को कहा कि कादियानी आपके बारे में कहते कि भुट्टो ने हमें दायरे इस्लाम से खारिज किया, इसलिए वो जेल में बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। कर्नल रफ़ीउद्दीन के मुताबिक इस पर भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कर्नल, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ। अगर मेरे नामा ईमान में कोई ऐसा अमल है जो मेरी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है कि मैंने अपने सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। नंबर 8। नाज़रीन, भुट्टो साहब अपनी फांसी से कबल भूख हड़ताल पर थे। इनकी सेहत काफ़ी हद तक ख़राब थी, हत्ता कि इन्हें सेल से फांसी गार्ड तक भी स्ट्रेचर पर लटाकर हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया गया। इतनी देर में मुशक्ति अब्दुर्रहमान इनके लिए चाय की प्याली ले आया जो भुट्टो साहब ने इससे कही थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं कि मैं ये सब देखकर हैरान था कि अल्लाह ताला की शान देखें कि जेल की दीवार के उस पार प्राइम मिनिस्टर हाउस में भुट्टो साहब ने जो भी चाहा दुनिया के किसी भी हिस्से से इनके लिए मुहैया किया गया। आज इनकी आखिरी और मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई कि वो चाय की प्याली पी सकें। नंबर 9। भुट्टो साहब को जब फांसी गार्ड तक ले जाने के लिए हथकड़ियाँ लगाई गई तो लोहे की हथकड़ी ने इनकी कलाइयों को दबा दिया, जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे, इसके आगे वाले अल्फाज किसी को समझ में नहीं आए। शायद वो कहना चाहते थे कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है। और फिर ठीक 2:04 पर जला तारा मसीह ने लेवर खींच दिया और भुट्टो साहब फांसी के कुएं में गिर पड़े। नंबर 10। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर बताते हैं कि उन्होंने साल 1992 में नुसरत भुट्टो का एक इंटरव्यू किया, जिसमें नुसरत भुट्टो ने खुद इन्हें बताया कि जब भुट्टो साहब को फांसी के बाद नौडेरो ले गए तो जिन लोगों ने इनका नमाज जनाजा पढ़ा और आखिरी दीदार किया, उन्होंने खुद नुसरत भुट्टो को ये बताया कि भुट्टो साहब की फांसी के बावजूद भी इनकी गर्दन बिल्कुल ठीक लग रही थी और इस पर रस्सी का कोई भी निशान नहीं था। इस हवाले से भुट्टो साहब पर एक किताब वाल भुट्टो किल्ड बिफोर हैंगिंग भी लिखी जा चुकी है। नंबर 11। एक बार एडमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने के लिए खुफिया तौर पर तुर्की के दौरे पर गए और तुर्की के सदर से मिले, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्याल था कि पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर की ज़रूरत है।
इसलिए वो भुट्टो साहब को बचाने के लिए तुर्की गए और तुर्की सदर से मिले। तुर्की सदर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में जनरल ज़िया को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल पर सदर ज़ियाउल हक ने तुर्की सदर को ये यकीन दिलाया कि वो भुट्टो को फांसी नहीं देंगे, लेकिन तुर्की सदर जानते थे कि जनरल ज़िया भुट्टो को फांसी दे देंगे, क्योंकि इनका ख्याल था कि भुट्टो को फांसी देने के बाद कि इनके मुखालिफ में कोई और तगड़ा हरीफ नहीं हो सकता। नंबर 12। दोस्तों, हामिद मीर अपने व्लॉग में बताते हैं कि साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की मुखालफत की थी, मगर इनकी सुनी ना गई और असल फैसला जनरल ज़िया ने करना था। इसके अलावा मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने खाना काबा में बैठकर किंग खालिद और यासर अरफात से भुट्टो को फांसी देने के बजाय इनके हवाले करने का वादा किया, लेकिन वापसी पर उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दिलवा दी। हकीकत क्या थी ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। नंबर 13। दोस्तों, ये रावलपिंडी का जिना पार्क है। 1988 में ज़ियाउल हक के हुक्म पर तमीर किया गया था। इससे पहले यहाँ DCJ रावलपिंडी थी और यहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। जहाँ भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी वो जगह आज वहाँ एक फवारा नस्ब है। नंबर 14। दोस्तों, बात करते हैं कि ज़ियाउल हक को भुट्टो के मुसलमान होने पर क्यों शक था। नाज़रीन, भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो ने एक हिंदू लड़की से शादी की। मुसलमान होने के बाद इनका नाम खुर्शीद बेगम रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद इनकी बरहाना तस्वीरें भी ली गई। भुट्टो के जेल सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद सरकार की तरफ से एक फ़ोटोग्राफ़र आया। इसने भुट्टो साहब के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने की वजह यह थी कि सरकार ये देखना चाहती थी कि भुट्टो साहब के खतने इस्लामी तर्ज के मुताबिक हुए हैं। तस्वीरें लेने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो साहब के खतने वाकई इस्लामी तर्ज के मुताबिक थे। नंबर 14। 6 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ह कर दिया कि भुट्टो साहब को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। 29 अप्रैल 1977 को वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अमेरिका की नाराज़गी के 3 असबाब लिखे होते हैं। इसमें लिखा होता है कि अमेरिका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इसलिए नाराज़ था कि भुट्टो साहब ने वियतनाम के मसले पर अमेरिका की मुखालफत की। दूसरी अरब इसराइल जंग थी जिसमें भुट्टो साहब ने अरबों की मदद की और इनकी हमायत की। तीसरी वजह यह कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था और भुट्टो साहब ने इसकी मुखालफत की। ब्रिगेडियर इरशाद तरिमदी, जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे, लिखते हैं 9 अगस्त 1976 को अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर गवर्नर हाउस में भुट्टो साहब से मुलाकात की ताकि पाकिस्तान को एटमी ताकत के असूल और फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के सौदे से रोका जा सके। इस मुलाकात के बाद हेनरी किसिंजर को इस बात का बाखूबी इल्म हो गया कि भुट्टो साहब की बात अटल है और वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। वापसी पर जहाज़ पर सवार होने से पहले मिस्टर किसिंजर ने भुट्टो साहब से कहा, मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बना देंगे। जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटरी से हट जाया करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर सिर्फ मुस्कुराए और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाए बगैर जाने दिया। ब्रिगेडियर इरशाद तरिमदी अपनी किताब प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में लिखते हैं कि इन्हें वाशिंगटन से एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ जो कोड वर्ड में लिखा हुआ था। फिर वो इस पैगाम को अपने दफ्तर ले गए और इसे डीकोड करवाया। ब्रिगेडियर इरशाद तरिमदी लिखते हैं कि मुझे ये पढ़कर शदीद हैरत हुई कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारती दफ्तर में हदायत दी थी कि भुट्टो का फांसी के फंदे तक पहुंचना यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का वजीफा खोर था। लियाकत अली खान को हैरी ट्रूमैन ने क्या कहा था और लियाकत अली खान का कत्ल आज तक एक मुअम्मा कैसे है, ये है मौजू आज की इस वीडियो का। नंबर 1। साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी कंपनी बाग में जलसे के दौरान सैयद अकबर नामी एक शख्स ने 2 गोलियां मारकर शहीद किया। नंबर 2। गोलियां लगने के फ़ौरन बाद ही लियाकत अली खान को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले जाया गया और इसी दौरान वो शहीद हो गए। लियाकत अली खान को डॉक्टर सादक अली ने बचाने की कोशिश की थी। नंबर 3। लियाकत अली खान को रावलपिंडी के कंपनी बाग में कत्ल किया गया। बाद अज़ां इस बाग को इनके नाम से मंसूब करके इसका नाम लियाकत बाग रख दिया गया था और ये वही बाग है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल किया गया था। नंबर 4। लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर को ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर मोहम्मद शान ने SP नजफ़ के हुक्म पर सरकारी पिस्तौल से 5 गोलियां मारकर हलाक कर दिया और यूं लियाकत अली खान के कत्ल के मरकज़ी सबूत को ही मिटा दिया गया था। नंबर 5। MS रमानी की किताब पाकिस्तान में अमेरिका का किरदार, जिसका तर्जमा काजी जवीद ने उर्दू में किया है, कि कातिल की एक गोली ने समा ही बदल दिया था। पाकिस्तानी हकाम ने कातिल सैयद अकबर को एक अफगान शहरी करार दिया।
अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने फ़ौरन ही ज़ोरदार दावा किया कि सैयद अकबर को इसकी कौम दुश्मन सरगर्मियों की बुनियाद पर अफगान शहरियत से महरूम किया जा चुका था और अंग्रेज़ हकाम ने इसे सुबह सरहद में पनाह दे रखी थी। नंबर 6, सैयद अकबर अफगानी बादशाह अमानुल्लाह की फ़ौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर फायज था। इसने जंग के दिनों में भागकर अंग्रेज़ हुकूमत से पनाह ली। अंग्रेज़ हुकूमत ने इसके गुजर बसर के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जो इसे डॉलर्स की सूरत में मिलता था। नंबर 7, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट जो कि हुकूमत का वजीफ़ा खोर पाकिस्तानी कातल के अनवान से शाया हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने इंकशाफात किए थे कि सैयद अकबर नामी वो अफगान शहरी जिसने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का कत्ल किया, वह हुकूमत पाकिस्तान का 450 रुपये यानी $155 का माहाना वजीफ़ा हासिल करता था। नंबर 8, कुछ माहिरीन के मुताबिक लियाकत अली खान ने सैयद अकबर को मिलने वाला वजीफ़ा आदा कर दिया था, जिसकी वजह से सैयद अकबर बहुत गुस्से में था और वो इसका बदला लियाकत अली खान की मौत से लेना चाहता था। नंबर 9, जनरल अयूब खान अपनी स्वाने उमरी फ्रेंड्स नोट मास्टर्स में लिखते हैं, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे नई काबीना के साथ मिलने का मौका मिला, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली और मुश्ताक अहमद गोरमानी शामिल थे। इनमें से ना किसी ने भी लियाकत अली खान का नाम लिया और ना ही इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल पर कोई दुख का इजहार किया था। नंबर 10, भोपाल के एक उर्दू अखबार रोज़नामा नदीम ने 24 अक्टूबर 1951 को एक मजमून शाया किया जिसमें लियाकत अली खान के कत्ल की ज़िम्मेदारी अमेरिका पर डाली गई थी। इस मजमून के मुताबिक ये ना कोई मुकामी वाक़या था और ना ही इसका कोई तहरीक से ताल्लुक़ था। इसके पीछे गहरी साजिश थी और ऐसे हाथ थे जिनको पहचाना जा सकता था। नंबर 11, रोज़नामा नदीम में छपने वाले आर्टिकल्स के मुताबिक अमेरिका मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके ईरान तेल के ज़खायर इसके हवाले कर दे। आर्टिकल के मुताबिक लियाकत अली खान ने यह फरमाइश मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने लियाकत अली खान को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुफिया कश्मीर माहदे को ख़त्म करने की धमकी दी। लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हमायत के बगैर आधा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल कर लिया है और बाकी आधा कश्मीर भी हासिल कर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में कायम अमेरिकी अड्डे खाली करने को कहा। लियाकत अली खान का ये मुतालबा वाशिंगटन पर बम की तरह गिरा। पाकिस्तान में मौजूद अपने अड्डों के ज़रिए सोवियत यूनियन को फतह करने के अमेरिका के ख्वाब चकनाचूर हो गए, लिहाजा लियाकत अली खान के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। नंबर 12, लियाकत अली खान कत्ल केस की तहकीकात नवाबजादा एतजाज़ुद्दीन कर रहे थे। तहकीकात मुकम्मल हुई तो वो अहम डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात लेकर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन से मिलने पाकिस्तान के उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची आ रहे थे कि जहलम के करीब इनके त्यारे को अंदरूनी खराबी की वजह से हादसा पेश आया। हादसे में वो भी हलाक हो गए और तहकीकात की अहम दस्तावेज़ात भी जलकर राख हो गई। नंबर 13, एक हैरानकुन वाक़या उस वक्त सामने आया जब मुश्ताक गोरमानी के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लियाकत अली खान कत्ल केस की तहकीकात की फ़ाइल तलब की। अदालत ने मुख्तलिफ आला सरकारी अफसरान को तलब किया, लेकिन ये फ़ाइल ना मिल सकी। 1 महीने बाद अदालत को बताया गया कि ये फ़ाइल गुम हो गई है। नंबर 14, सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वराइच बताते हैं कि जब लियाकत अली खान को दफनाने से पहले इनके गुस्ल के लिए इनके कपड़े उतारे गए तो इनकी बुनियान फटी हुई थी। कायदे मिलत नवाबजादा लियाकत अली खान की करनाल हरियाणा में बहुत सी जायदाद थी जिसे वो पाकिस्तान के लिए छोड़कर आ गए थे। फिर बाद में इन्होंने इसके लिए कभी कोई क्लेम भी नहीं किया और पाकिस्तान में इनके पास 1 इंच भी ज़मीन, ना ही कोई कारोबार और ना ही कोई बैंक बैलेंस था। नंबर 15, दोस्तों ये वो पिस्तौल है जिससे पाकिस्तान के पहले और ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया गया था। सैयद अकबर नामी शख्स ने इस पिस्तौल से नवाबजादा लियाकत अली खान पर 2 गोलियां चलाई थीं। पिस्तौल आज भी पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में मौजूद है।